हेलो हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में बताया था। लास्ट वीडियो में हमने बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ा था। बेंजोइन कंडेंसेशन एक बार मैं लास्ट वीडियो के जो भी मैटर था उसको एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एरोमेटिक एल्डिहाइडों की एक विशिष्ट अभिक्रिया बेंजोइन संघनन है। बेंजोइन संघनन को हम एसिलोइन संघनन के नाम से भी जानते हैं। जो बेंजोइन संघनन है, इस बेंजोइन संघनन में एक्चुअली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के 2 मोल्स भाग पार्टिसिपेंट करते हैं। अगर बेंजोइन संघनन की क्रिया में एक ही एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेते हैं तो अभिक्रिया कहलाती है समअणुक बेंजोइन संघनन। लेकिन यदि बेंजोइन संघनन की इस प्रक्रिया के अंदर 2 डिफरेंट प्रकार के एरोमेटिक एल्डिहाइडों के अणु भाग लेते हैं तो अभिक्रिया कहलाती है विषमअणुक बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। इस प्रोसेस में हम कुछ आज थोड़ा सा उस दिन मैंने बता दिया था कि यह अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइडों की एक विशिष्ट अभिक्रिया है। एलिफेटिक एल्डिहाइड यह अभिक्रिया देते नहीं है और यह अभिक्रिया एक विशिष्ट उत्प्रेरक या हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट रिएजेंट पोटेशियम साइनाइड के एथेनॉलिक जलीय विलयन की प्रेजेंस में संपन्न करवाई जाती है, जिसमें Cn- के बारे में हमने बता दिया था कि Cn- बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। साथ ही यह अभिक्रिया में बनने वाले इंटरमीडिएट कार्बन आयंस के स्थायित्व को भी प्रभावित करता है। अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती कार्बन आयन को अनुनाद द्वारा स्थायीकृत करता है और अंतिम पद के अंदर यह Cn- आसानी से कार्बन साइनाइड बॉन्ड को ब्रेक करके इजी वे में निकल जाता है, इसलिए इसको अभिक्रिया में यूज किया जाता है। अब एक सेकंड अभिक्रिया जो हम आज पढ़ेंगे वो है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया भी, इसके बारे में मैं कुछ विशेष पॉइंट्स बता रहा हूँ। पर्किन अभिक्रिया भी एरोमेटिक एल्डिहाइडों की एक विशिष्ट अभिक्रिया है। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन देते हैं ये? ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड। केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड इस अभिक्रिया को देंगे, पर्किन अभिक्रिया। यह भी एरोमेटिक एल्डिहाइडों की विशिष्ट अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसमें जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की किसी अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले अम्ल के एन हाइड्राइड के साथ उसी अम्ल के लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो संघनन प्रक्रिया द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों की प्राप्ति होती है। यानी मैं कहूँ पर्किन अभिक्रिया है क्या, तो पर्किन अभिक्रिया में कि वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइडों को किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल के एन हाइड्राइड के साथ उसी अम्ल के लवणों की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों की प्राप्ति होती है, पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। यानी पर्किन अभिक्रिया में मेन प्रोडक्ट्स के रूप में क्या बनेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त अम्लों की प्राप्ति होती है। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल अगर अभिक्रिया में बन रहा है और अभिक्रिया में केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड पार्टिसिपेंट कर रहे हैं तो समझ जाइएगा अभिक्रिया कौन सी है? पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया की एक मैंने अभी कंडीशंस बताई थी। इसमें रिएजेंट्स के रूप में भाग कौन ले रहे हैं, तो इसमें क्रिया किससे हो रही है? तो संघनन प्रक्रिया के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ साथ कौन पार्टिसिपेंट करेगा? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अम्ल का एनहाइड्राइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड देन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड हाइड्राइड इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया C6H5
CHO, बेंजेल्डिहाइड। और इस बेंजेल्डिहाइड की क्रिया हमने करवाई। अब अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड एनहाइड्राइड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, एनहाइड्राइड के लिए हम जानते हैं ये एक नॉर्मल एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर्स है। अब इस एनहाइड्राइड के निकटवर्ती जो कार्बन होगा, कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती, वो अल्फा कार्बन। अगर इस कार्बन पर हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस मिल जाए, लाइक एज ये हो सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं CH3, तो ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन, और इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो एथेनोइक एनहाइड्राइड जो एक कंपाउंड है, ये एथेनोइक एनहाइड्राइड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस पाई जाती है। तो हम इसे भी काम में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल काम में लिया। दूसरा, कि अगर हमने यहाँ काम में लिया CH3 CO का होल ट्वाइस, जो इसके ओपन स्ट्रक्चर हमने बताई है, ये हमने एथेनोइक एनहाइड्राइड काम में लिया है। और हमने कहा था कि जिस अम्ल का एनहाइड्राइड काम में लेते हैं उसी अम्ल का हमें लवण काम में लेना है। तो इस अम्ल का कौन सा लवण? चूँकि ये था हमारे पास में एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये एथेनोइक एनहाइड्राइड है। और इस एथेनोइक एनहाइड्राइड की प्राप्ति किससे हुई है? जब हम इसका जल अपघटन करवा देते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे। एथेनोइक अम्ल का कब हुआ निर्माण? क्योंकि एथेनोइक एनहाइड्राइड एथेनोइक अम्ल के दो अणुओं के स्वसंगनन की प्रक्रिया से निर्मित होता है। यानी जब जल अणु निकलेगा तब इसका निर्माण हुआ किससे? जब एसिटिक अम्ल के दो अणु काम में लिए, जिसे हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के दो अणु काम में लिए, यहाँ का गया H और यहाँ का गया OH। तो एक जल अणु का विलोपन कर देते हैं। अम्ल के दो अणु स्वसंगनन प्रक्रिया में एक जल अणु विलोपित करके एनहाइड्राइड्स फॉर्मेट करते हैं। ये हम अभिक्रिया के अंदर देख रहे हैं। इसी अभिक्रिया के अंतर्गत हम आगे चलते हैं। ये इसका फॉर्मेशन हो गया। कहाँ से इसको लिया गया था? तो हमने यहाँ काम में लिया कि ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये कौन सा था? सोडियम एसीटेट। हमने इसी अम्ल को लिया जो था एथेनोइक एसिड CH3COOH, लेकिन उसका सोडियम लवण काम में लेना है, लवण हो जाएगा। तो सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो परकिन अभिक्रिया, जब बेंजेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में एथेनोइक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाई जाएगी तो प्राप्त क्या होना चाहिए? एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होना चाहिए। कौन सा एसिड प्राप्त होगा देखते हैं। यहाँ प्राप्त होने वाला जो एसिड होगा वो होगा C6H5 देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। देखिएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप के निकटवर्ती अल्फा कार्बन देन बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा के बीच में बहुबंध की उपस्थिति है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये आपके एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है और इसका नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड की यहाँ प्राप्ति हो जाती है, जो कि एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है। इसकी हम मैकेनिज्म को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। केवल टिक्स याद रखनी है आपको कि एरोमेटिक एल्डिहाइड अभिक्रिया देते हैं। सेकेंडली, किसके अंदर हमेशा जिस अम्ल के एनहाइड्राइड को हम काम में ले रहे हैं उसी अम्ल के लवण की उपस्थिति में इसे क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के प्रोसेस में इनका संघनन होगा। संघनन की प्रक्रिया द्वारा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया, परकिन अभिक्रिया। मैकेनिज्म पोर्शन हम देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने देखा काम में क्या लिया, हमने लवण काम में लिया है। तो यहाँ देखिएगा CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट। जब इसका आयनन होगा तो इसके आयनन से किसकी प्राप्ति होगी? यहाँ दो आयन प्राप्त होंगे। एक तो होगा CH3CO- एंड देन Na+।
अब ये CH3CO माइनस बिहेव एज ए बेस, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, लेकिन यह बेस की तरह काम करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बिहेव एज ए बेस। तो एसीटेट आयन की यहाँ प्राप्ति हुई, ये एनाइंस प्राप्त हुए। अब ये एनाइंस क्या करेंगे, CH3COO माइनस, ये किसके पास में आएंगे, अल्फा हाइड्रोजन अम्लयुक्त एनहाइड्राइड की हम बात करते हैं। तो हमने इसको ओपन करके लिखा इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हमने लिखा CH2CO, फिर हम इसको लेंगे OCOCH3, ये आपके एथेनोइक एनहाइड्राइड है। चूँकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की अधिक विद्युतलीनता के कारण कार्बोनिल बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करते हैं, जिससे कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता उत्पन्न होती है। ये कार्बोनिल कार्बन निकटवर्ती अल्फा कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे निकटवर्ती अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और अल्फा कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन न्यूनता को पूरा करने के लिए अपने से अटैच्ड कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसी स्थिति में कार्बन हाइड्रोजन बंधित इलेक्ट्रॉनों के अल्फा कार्बन की ओर प्रेषित या माइग्रेट हो जाने की वजह से तुरंत शीघ्रता से क्या होगा, एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन H+ आयन को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, यानी इसकी कैप्चरिंग कर लेता है। जब इसको कैप्चर करेगा एसीटेट आयन प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन कैप्चर पर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोटॉन कैप्चर पर यहाँ प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन आइंस, CH2 पर चार्ज क्या आ रहा है, माइनस, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन आए थे, एंड देन COOCOCH3, और साथ में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3COOH। अब ये जो बना हुआ कार्बन आयन था, जो इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो कार्बन आयन है, ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ये किस प्रकार से होगा देखते हैं। ये देखिएगा, जो बना हुआ कार्बन आयन था ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होगा, CH2COOCOCH3, और ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होगा। ये देखिएगा, CH2 पर माइनस है, ये बनाया, ये हटाया, ये स्टेप्स होगी, और इसमें चार्जिंग किस पर आ जाएगा, अब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, यानी बनने वाला मध्यवर्ती आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है, जिसमें केवल नेगेटिव चार्ज कार्बन पर नहीं रहता, उसे कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर भी स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पर ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, देन OCOCH3, और ये जो प्रोसेस चलता रहेगा, ये आपस में दोनों एक स्ट्रक्चर से एक दूसरे में परिवर्तनीय होती रहती हैं। फिर ये बनाया, ये हटाया, तो ये कंटिन्यूस रूप से एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। तो मध्यवर्ती जो कार्ब एनायंस था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के रूप में बना है, वो चूँकि रेजोनेंस के द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये किस पर अटैक करेगा, ये मध्यवर्ती कार्ब एनायन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम करेगा, एक नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, एक नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह के कार्बन पर यह अटैक करेगा। देखते हैं, C6H5 देन COH, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अब अटैक किसका होगा, इस एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक होता है आपके कार्बन आयंस का। तो हम यह देखते हैं CH2COOCOCH3, हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार ये स्ट्रक्चर्स हम बार बार रिपीट्स कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को मूवमेंट करने के लिए हम कहेंगे CH2COOCOCH3। अब इस कार्बन आयन का, चूँकि एरोमेटिक एल्डिहाइडों में हमने कहा था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे कोई सा भी हो, कार्बोनिल कंपाउंड सामान्यतः नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया देते हैं।
अब क्यों देते हैं उसका रीज़न मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बोनिल कार्बन पर आंशिक धनावेश। ऐसी स्थिति में नाभिक स्नेही के आक्रमण की तीव्रता कहाँ बढ़ जाएगी, नाभिक स्नेही का आक्रमण कार्बोनिल कार्बन पर हो जाता है। क्लियर। और कार्बोनिल कार्बन पर होने की वजह से जो अब नेक्स्ट स्टेप जो प्राप्त हो रही है हमें, उस नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त होगा क्या स्ट्रक्चर्स होगी, C6H5 देन CHO माइनस CS2 CO OCO CS3 के स्टेप्स आ जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स आ रही है मेंशन हो रही है, अब यहाँ क्या होगा, अब इस पर प्रोटॉन का अटैक करवाया जाए। अब प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, जो एसिटिक एसिड काम में लिया था, तो वहाँ से इसे प्रोटॉन्स प्रोवाइड करवाया जाता है फ्रॉम एसिटिक एसिड। वो यहाँ से H+ प्रोटॉन देगा, वो तुरंत फिर बदल जाएगा एसीटेट आयन में। वो H+ प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इस प्रबल विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेंट कंप्लीट है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन परमाणु पर आएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा C6H5 CHOH CS2 CO OCO CS3। ये स्ट्रक्चर मेंशन हो जाएगी, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन का अटैक करवाया हमने, और H+ प्रोटॉन का अटैक करवाने से H+ प्रोटॉन कहाँ आया, ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इसलिए H+ प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा। अब H+ प्रोटॉन के यहाँ आ जाने से सब कंडीशंस क्या हो जाएगी, H+ प्रोटॉन के यहाँ आ जाने से अब कंडीशंस हम आगे लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक जल अणु निकल सकता है आसानी से। जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर एक अणु जल का विलोपन कर दिया जाता है। तो हमने इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, C6H5 CH, ये देखिएगा, इसको ओपन कर देंगे। अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, ठीक है, एक जल अणु विलोपित हो चुका है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO OCO CH3। ये स्ट्रक्चर्स आ जाएगी। ये गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान हुआ है, तो आपको मैंने ये बता दिया है कहाँ से निकला है ये। तो गर्म करने पर एक अणु जल का ये विलोपन कर देते हैं। गर्म करने से एक अणु जल यहाँ विलोपित हो गया है और ये स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त हो जाएगी। जो ये स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त हो रही है, अब इस स्ट्रक्चर्स के बारे में लेते हैं। यहाँ तक हम बता चुके हैं, ये एक अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर बनता है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर प्राप्त हो रहा है। अब ये अल्फा बीटा असंतृप्त जो एस्टर प्राप्त हो रहा है, अनसैचुरेटेड एस्टर जो होगा, इसे आगे के प्रोसेस में क्या करना है, एस्टर का जल अपघटन। तो इसका जब एस्टरों का अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ तक का पोर्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO OCO। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, CH3। अब इसका हम करवा देते हैं जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं
तो एस्ट्रो का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाने पर प्रोडक्ट्स क्या प्राप्त होगा? तो एस्ट्रो के जल अपघटन पर एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो एसिड्स क्या होंगे देखते हैं। ये अभिक्रिया हम चूँकि रिवर्सिबल ले रहे हैं बार बार, तो यहाँ प्रोसीजर देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में क्या बनता है। तो मैं यहीं पे रोक देता हूँ। अल्फा बीटा एस संतृप्त एस्टर के बाद इसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं। जब इसका अम्लीय जल अपघटन करवाया जाएगा तो देखिएगा कहाँ से होगा जल अपघटन, HOH, H देन OH। कौन सा कार्बोनिल बॉन्ड या वीक होगा तो आप पोफाफ नियम की सहायता से भी देख सकते हैं। जहाँ पर उस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का विदलन होता है, जो हमने पढ़ा था कि उस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का विदलन होगा या उस कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है जो अल्फा डेल्टा। लेकिन यहाँ वो कंडीशंस नहीं है। एस्ट्रो के जल अपघटन से क्या बनते हैं? एसिड्स बनते हैं। तो एसिड्स कहाँ से बनेंगे हम देखते हैं। यहाँ H एंड देन यहाँ OH। जल अपघटन हुआ, क्या हुआ? एक जल का अणु पार्टिसिपेंट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3COOH एंड देन यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त होगा आपको C6H5। देखिएगा प्रोडक्ट्स को ध्यान से, जो हमने शुरू में बनाया था CH डबल बॉन्ड CH COOH, यही तो था COOH। तो ये हो गया आपके अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल सिनेमिक एसिड। और साथ में इसके साथ क्या निकला है वो भी आपने देख लिया होगा, CH3COOH एथेनोइक एसिड। क्लियर? तो ये थी आपके परकिन अभिक्रिया। ये किसी पर भी अप्लाई हो सकती है। मैं आगे एग्जाम्पल्स बताऊंगा कुछ, तो उस एग्जाम्पल्स में भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हमने इसका एस्टर का जल अपघटन करवाया अम्लीय माध्यम में, जिससे हमें प्राप्त हुआ कौन सा? सिनेमिक एसिड, जो कि एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है। तो ये अभिक्रिया थी परकिन अभिक्रिया। आपके लिए होमवर्क के लिए एक एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूँ, जो आपको खुद को करके देखना है कि जब बेंजेल्डिहाइड की क्रिया C6H5CHO, जब बेंजेल्डिहाइड की क्रिया CH3CH2CO के होल ट्वाइस O प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड से CH3CH2COON सोडियम प्रोपेनोइड के प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया जाता है, बेंजेल्डिहाइड को सोडियम प्रोपेनोइड की उपस्थिति में जब प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड के साथ में गर्म किया जाता है, तो संघनन प्रक्रिया द्वारा यहाँ भी किसकी प्राप्ति होती है? यहाँ भी प्राप्ति होती है किसकी? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की। और वो एसिड कौन सा होगा वो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ यहाँ से, C6H5CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 एंड देन COOH। ये हो जाएगा अल्फा मैथिल, चूँकि अल्फा का है तो अल्फा मैथिल सिनेमिक एसिड की यहाँ प्राप्ति हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा विद मैकेनिज्म के द्वारा, तो आपको पता चल जाएगा। ये आज की परकिन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अभिक्रिया है रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, जिसका वीडियो हम मंडे को बनाएंगे। ये आपको मैंने होमवर्क भी दिया है। ये कंप्लीटली रिएक्शन थी जो परकिन अभिक्रिया थी, इसके बारे में बताया कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइडों की विशिष्ट अभिक्रिया है, और जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल सोल्व किया था कि बेंजेल्डिहाइड की जब सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस के अंदर, जो कि एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण है, उसकी प्रेजेंस में जो क्षार का काम करता है, उसकी प्रेजेंस में जब उसकी अभिक्रिया करवाई गई थी एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ, तो संघनन प्रक्रिया द्वारा सिनेमिक एसिड एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त हुआ था। सेकंड एग्जाम्पल मैंने चेंज किया जो आपके लिए है कि बेंजेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम प्रोपेनोइड की प्रेजेंस में प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड के साथ की जाए तो वहाँ प्रोडक्ट प्राप्त होता है अल्फा मैथिल सिनेमिक एसिड, जो कि एक अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल है। रिपीट कर रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल में हमने बेंजेल्डिहाइड की एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाई, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने इसकी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाई। ये अभिक्रिया केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं। यह भी एरोमेटिक एल्डिहाइडों की विशिष्ट अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया के अंदर हमेशा अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल के एनहाइड्राइड को ही काम में लिया जाता है, और उसके ही लवण को यहाँ प्रेरक के रूप में, क्षार उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स।